हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं मून नाइट के एपिसोड नंबर 4 के ब्रेकडाउन के बारे में, जिसे देखने के बाद आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि असल में ये सब कुछ हो क्या रहा है। क्योंकि जिस पेस पर इस शो ने अपनी पकड़ बनाकर रखी थी, मून नाइट की बहुत ही अच्छी ओरिजिन की शुरुआत कर अब उसकी प्रेजेंटेशन एपिसोड 4 में जो पूरी तरीके से बदली गई है, उस पर तो डेफिनेटली फैंस का दिमाग खराब होगा ही कि जो कुछ भी इसके पहले एपिसोड में काफी अच्छा हो रहा था, उसे एपिसोड 4 में लाकर पूरी तरीके से नहीं बल्कि हाथ धोकर बिगाड़ा गया है। तो उन्हें मैं फिलहाल तो यही कहूंगा कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो मून नाइट के 2 एपिसोड क्यों नहीं, जिनमें ट्विस्ट एंड टर्न भरे ही रहेंगे। लेकिन अभी के लिए तो फैंस को काम इस इजिप्शियन हिप्पो गॉड यानी कि ट्वाइलाइट के ट्विस्ट से ही काम चलाना होगा, जिसका बाकी का जवाब तो हमें अगले हफ्ते ही मिलेगा। लेकिन अब जो उम्मीद आपको बांध कर रखनी चाहिए, तो चलिए अब उन्हीं सभी पर नजर डालते हैं। जिससे पहले स्पॉइलर वार्निंग के साथ साथ मेरी हर बार की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट तो बनेगी ही, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की है। सो फ्रेंड्स, तो इस 4th एपिसोड की शुरुआत कॉन्शू के कैद किए गए स्टैचू को दिखाकर की जाती है, जिसे हॉरस का अवतार बाकी दूसरे कैद किए गए गॉड के स्टैचू के साथ मिलाकर रख देता है। और जब कैमरे की फ्रेम जूम आउट होती है, तो हम वहां पर पूरे 10 गॉड्स के स्टैचू को गिन सकते हैं, जिनमें कॉन्शू भी शामिल है। और यहाँ से फैंस की लगाई गई वो थियरी फेल होती है, जिस पर मैंने तो बिल्कुल भी बात नहीं की थी, लेकिन फिर भी थियरी चली थी, जिस पर फैंस की तरफ से यही अंदाजा लगाया गया था कि जो शो में हमें 5 गॉड्स दिखाए गए हैं गीजा पिरामिड के अंदर, वो सेफ है फिलहाल तो अभी के लिए थॉर के विलन गॉड द गॉड बुचर से, जिसने बाकी के बचे हुए गॉड्स को अपने हाथों से मार दिया होगा। यानी कि एक थियरी अगेन रूमर के तौर पर इस सीरीज में गॉड द गॉड बुचर की भी दिखने की है, जिस पर मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ, क्योंकि अब ये सीन उस थियरी को पूरी तरीके से गलत भी साबित करता है। जिन सारे के सारे स्टैचूज को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखा जाए, तो कुछ गॉड्स के नाम की कंफर्मेशन में कर सकता हूँ कि असल में यहाँ पर कॉन्शू के साथ बाकी किन किन गॉड्स को कैद किया गया है, जिनमें सबसे ऊपर की तरफ हमें नो डाउट एबनस नजर आता है। उसके बाद उसके बगल में है गेब और ये वाला पैथ है, और इस तरफ है खुनुम, जिसके नीचे ही हमें सेगमेंट भी नजर आती है, और उसकी दूसरी तरफ नो डाउट बेस है, जो साइज में दिखने में ही बहुत ज्यादा छोटा है। जिनमें से अब दूसरी तरफ आए तो यहाँ पर बचे हुए 3 गॉड्स में से ये नो डाउट खैरपीरी है, और स्नेक के फेस की ये मैरेट सैरगर गॉड है, जिसके आखिर में शायद से हैकित है, जिनमें से हो सकता है कि मैं गलत भी रहूं। बाकी अब इन गॉड्स के बारे में ज्यादा डिटेल में बात कर कोई मतलब बनने वाला है नहीं, क्योंकि उनकी पावर्स का यूज और ना ही उनकी प्रेजेंटेशन दिखाई गई है इस एपिसोड में, जिस पर अगर आगे कुछ दिखाया जाता है एपिसोड में, तो डेफिनेटली डिटेल में बात करना तो बनेगा ही। लेकिन अभी के लिए तो इस पोर्शन को ऐसे ही छोड़कर बढ़ते हैं इंट्रो के बाद के सीन पर, यानी कि सिचुएशन पर, जिस सिचुएशन में हम लाइला को अब भी बेहोश हुए मार्क के पास ही देखते हैं, जो उसे सिचुएशन से निकालने की कोशिश करती है। जिसके बाद डेजर्ट में कुछ लोग आते हैं, यानी कि आर्थर के गुंडे, जो दूर से ही देखकर उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। जिसके बाद लाइला वहाँ से बचते बचाते हुए पता नहीं कैसे उनकी नजर से ओझल होती है और कार में पहले जाकर छुपती है। जिसके बाद वो वहाँ से फायर फ्लेम निकालती है और उन गूंस के ट्रक पर फेंक देती है, जिस पर बहुत सारे आम रखे हुए होते हैं। और फिर क्या उन दोनों का काम तमाम होता है। जिसके बाद स्टीव उठता है, मार्क नहीं, जिसे लेकर लाइला उस सिचुएशन से बाहर निकल जाती है, यानी अपनी मंजिल पर, जहाँ उसके पिता भी पहुँचना चाहते थे। लेकिन उसके बाद के रास्ते उनके लिए गाड़ी छोड़ पैदल ही कंटिन्यू करने होते हैं, जिसमें चलते हुए वो लोग अपनी डेस्टिनी पर पहुंच भी जाते हैं। लेकिन इससे पहले लाइला स्टीव से डिस्कशन करती है माँ के बारे में, जो उसकी परवाह बिल्कुल भी ना करते हुए इस जर्नी में अकेले निकल पड़ा था। लेकिन स्टीव को उसकी कदर है, जिसकी वो रिस्पेक्ट भी करती है। और फिर क्या स्टीव इस मौके का फायदा उठाते हुए थोड़ा झूठ ही सही लाइला को ये कहता है कि मार्क ने उससे कहा था कि जब कॉन्शू का काम हो जाएगा तो वो उसके शरीर को छोड़कर चला जाएगा। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट है, जिसमें ना तो कॉन्शू और ना ही मार्क का मकसद पूरा हुआ है, जिस बात को यहाँ पर कार के मिरर में मार्क भी रिपीट करता है। और फिर उसके बाद हम इस जर्नी में माउंटेन पर खड़ी हुई अचानक से दिखती हुई काफी डेयरिंग बकरी को देखते हैं, जो बस वहाँ पर खड़े उन दोनों को घूर रही है। लेकिन उसके बाद जब वो लोग अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, यानी अमित के ठिकाने पर, तो वहाँ पर उन्हें आर्थर क्या उसके कोई भी लोग बिल्कुल भी नहीं मिलते, जो डेफिनेटली अमित को ढूंढने आर्थर के साथ उस माइन में गए हैं। लेकिन फिर हमें यहाँ पर हिंट मिलते हैं कुछ ब्लड्स और नाइफ के, जिससे हमें कहीं ना कहीं ये तो पता चलता ही है कि वो लोग अंदर ऐसे नहीं बल्कि किसी चीज से लड़ते हुए गए हैं। या फिर दूसरा अंदाजा ये हो सकता है कि आर्थर ने अपने लोगों को जानबूझकर ऐसी खाई में डाला है, जहाँ पर उसे बैठकर सिर्फ और सिर्फ सभी के सेक्रीफाइस का वेट करना है, जो शायद से अमित को छुड़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है। लेकिन इन सब के पहले हम मार्क और स्टीव के बीच की कन्वर्जेशन भी देखते हैं, जिसमें मार्क को कहीं ना कहीं एहसास हो गया है कि स्टीव उसकी वाइफ से प्यार करने लगा है, और अगर ऐसा होगा तो वो डेफिनेटली स्टीव को छोड़ेगा नहीं। और दूसरी तरफ लाइला भी अपनी प्रिपरेशन करती है, जिसके बाद जब वो दोनों अंदर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर लाइला को एक हिसाब से स्टीव पर प्यार आता है। जिसके बाद स्टीव किस करने से पहले उसे सच बता देता है इसी बात का कि मार्क उसे छोड़कर क्यों गया था, क्योंकि
कॉन्शू उससे अगला अवतार बनाना चाहता था, जिसके बाद लायला यही रिपीट करती है कि वो उसकी लाइफ है जिसके फैसले वो खुद ले सकती है। और फिर क्या इतना कहते ही वो उसे किस करता है और फिर लायला सीधे उस माइन के अंदर उतर जाती है, जिसके बाद स्टीव को पड़ता है एक मुक्का, वो भी माँ का, जिसके कुछ ही देर बाद वो भी उस माइन के अंदर उतरता नहीं बल्कि गिर जाता है, जहाँ पर पहुंचने के साथ में ही उसके एक्साइटमेंट का लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो एक एडवेंचर पर है। और यहाँ पर अगर स्टैचू पर नजर डाले तो फिलहाल के लिए तो ये बैस की तरह दिख रहा है, बट हु नोस कि असल में सच है क्या, क्योंकि अंदर की तरफ कई सारी गोलियां भी चली है, जिसकी डिटेल मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। इसलिए अब आते हैं फिर से पॉइंट पर, जिसकी भूल भुलैया में घूमते के साथ में ही जो 6 पॉइंट उन दोनों ने नोटिस किए हैं, उसमें से स्टीव के पास रिजल्ट इस पूरे नक्शे का है, जिसे वो एक जगह पर ड्रॉ कर ये कंफर्म करता है कि असल में ये जगह हॉरेस के लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिसकी राह पर चलते हुए वो लोग अपनी मंजिल पर भी पहुंचते हैं। लेकिन अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए स्टीव को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि जिस कमरे में वो लोग पहुंचे हैं वहाँ पर कई सारे हेका प्रीस्ट रखे गए थे, यानी कि जादूगर, जो नहीं चाहते कि अंदर की चीज यहाँ से बाहर निकल कर जाए। और साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है इससे पहले ही कि आमिद का जो अवतार था वो असल में फेरोन राजा था, जिसका ट्विस्ट आगे जाकर फेरोन से हटकर सीधे अलेक्जेंडर पर आ जाता है। जी हाँ, वही अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसकी हिस्ट्री में इजिप्ट का भी चैप्टर है, और इसी चैप्टर को उठाकर यहाँ पर एमसीयू वाले ने काफी अच्छा यूज किया है, जिसकी डिटेल हमें इसके दूसरे एपिसोड में एक्सप्लेन की गई थी आर्थर के जरिए कि आमिद को उसी के अवतार ने खुद में कैद किया था, यानी धोखा दे दिया था। और अब जाकर हमें पता चल गया है कि वो अवतार असल में अलेक्जेंडर द ग्रेट का था, यानी उसे भी पता चल गया था कि आमिद के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए उसने इस तरीके की प्रिजन खुद के साथ साथ अमित को भी कैद करने की बनाई थी, जिसके पास में तो एमसीयू बिल्कुल भी जाएगा नहीं, और अगर जाता है तो काफी ज्यादा मजा आ जाएगा उस हिस्ट्री को देखने में जिसमें अमित आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। लेकिन फिलहाल तो ये चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी भी कई सारे चैप्टर्स मून नाइट से लेकर आर्थर के चैप्टर तक पर बचे हुए हैं कि असल में उन्हें इन इजिप्शियन गॉड्स ने कैसे और कब चुना था। जिससे हटकर अब आते हैं फिर से एपिसोड पर, जिनमें स्टीव वहाँ से आगे बढ़ने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढता है ऊपर की तरफ चढ़कर, जहाँ पर उसे यहाँ पर रखी गई लाशें यानी कि मम्मीज को सजाने के सारे सामान मिलते हैं, और उसके कुछ ही देर बाद गोलियों की चलने की आवाज भी आती है, जिसके बाद वो दोनों छुप जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर से एक हैका प्रीस्ट बिली को अपने साथ लेकर आता है और फिर उसका चीरहरण करना शुरू कर देता है, जिसे फाइनली मार्वल वालों ने बचते हुए दिखा दिया है। और थोड़े हॉरर एलिमेंट भी, जिसमें से जब वह हैका प्रीस्ट लायला को पकड़ने ही वाला होता है तब उसे दूसरी तरफ से डिस्ट्रैक्ट करने का काम स्टीव करता है। और फिर देखते ही देखते वो दोनों सिचुएशन से भागते हैं, जिनमें से वो हैका प्रीस्ट जब लायला की तरफ जाने वाला होता है तो ऊपर से स्टीव उस हैका पर कई सारे सामान फेंक देता है ताकि लायला को वहाँ से बचकर भागने का टाइम मिल जाए। और ऐसा ही होता है, यानी अब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, जिनमें से अब लायला भी आगे के रास्ते पर बढ़ते हुए अपनी जान को खतरे में डालती है। लेकिन जैसे तैसे कर वो दूसरी एज पर तो पहुंच ही जाती है, और तभी ही उसे वो हैका प्रीस्ट भी आकर पकड़ लेता है, जिससे थोड़ी बहुत फाइट के बाद वो उससे भी बचने में कामयाब होती है। और फिर क्या, उसे उठाकर वो सीधे नीचे फेंकती है और खुद भी उस क्लिफ पर लटक जाती है, जिससे बचकर वो अब काफी सेफ है, जिसकी प्रेजेंट को वहाँ पर आर्थर ने महसूस कर लिया है। और दूसरी तरफ हम स्टीव को इस जर्नी को एंड करता हुआ देखते हैं, यानी कि वो अलेक्जेंडर के मकबरे के पास पहुंच गया है, जहाँ पर पहुंचते हुए मार्क उससे बातचीत करता है, जिन दोनों के बीच की बातचीत लायला को ही लेकर चल रही होती है। और फिर वो अलेक्जेंडर दी ग्रेट के टॉम को खोलता है, यानी मकबरे को, जिसके बाद वो उसकी मम्मी के कपड़े को फाड़कर सीधे उसके मुंह में हाथ डालता है और अहमद की छोटी सी मूर्ति को बाहर भी निकाल लेता है। और दूसरी तरफ लायला की सिचुएशन पर आए तो यहाँ पर आर्थर उसे उसके पिता का नाम जो कि अब्दुल्ला है वो बताता है, और उनकी मरने की सिचुएशन भी कुछ हद तक एक्सप्लेन कर देता है, जिस बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसलिए अब सीधे कंक्लूजन पर आते हैं, जिसमें आर्थर ने सीधे सीधे ब्लेम मार्क पर ही डाला है, जिसकी बात पर कहीं न कहीं लायला को भरोसा हो गया है। इसलिए वो वहाँ से सीधे जब स्टीव के पास पहुँचती है तो वहाँ से भागने के अलावा वो स्टीव को मार्क को बुलाने की बात करती है, जिसके बाद मार्क वहाँ पर प्रेजेंट होता है और वो भी हमारी ही तरह उसे सजेशन देता है इस जगह से जल्द बाहर निकलने की। लेकिन जब तक झगड़ा होगा नहीं तो चलेगा कैसे, और वो झगड़ा होता भी है, जिसमें मार्क उसे बाकी की सिचुएशन एक्सप्लेन करता है, जिसे अगेन मैं कहूंगा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट मुझे यही लगता है कि मार्क के जिस दोस्त ने लायला के पिता को मारा है वो असल में कॉमिक बुक का बुशमैन नहीं बल्कि जेक लॉकली हो सकता है, यानी कि मार्क की थर्ड पर्सनैलिटी, जिस राज पर से अब भी पर्दा उठना बाकी है। बाकी बुशमैन भी रहेगा तो फिर सीजन 2 के भी दरवाजे खुले हैं, जिसके आंसर का हमें वेट करना चाहिए। और यहाँ पर एक और चीज भी हमें पता चलती है कि मार्क लायला से उसके पिता के मरने के बाद ही मिला था, जो उसके साथ उस जर्नी में स्कैरब को ढूंढने के लिए निकले थे, जिनकी मौत के बाद स्टीव ने लायला से कभी भी सच नहीं कहा बल्कि वो उसके प्यार में पड़ गया। और अब उन दोनों की इसी बहस के बीच आर्थर भी वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसके आने से पहले मार्क ने लायला को छुपा दिया था। और फिर उसके बाद आर्थर का वो डटकर सामना करता है, जिस बीच आर्थर इस मैटर को खत्म करने के लिए सीधे उसे 2 गोली मारता है। और फिर यहाँ से शो में जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हमारे सामने रखे जाते हैं उसे देखकर मेरा क्या आप तक का दिमाग खराब हो गया होगा, क्योंकि मार्क यहाँ से सीधे जो गिर रहा है वो शायद से एक हिसाब से रेजरेक्ट होने की कोशिश है, जिसमें अभी के लिए तो वो खुद ही के दिमाग में फंस चुका है, क्योंकि इस सिचुएशन
सिचुएशन में हम उसे एक मेंटल असाइलम में देखते हैं जहाँ का इंचार्ज भी डॉक्टर आर्थर है और स्टीव के आसपास के सभी लोग वही है जिनसे वो इस पूरे शो में इंटरेक्ट करता रहता है, जैसे कि ये क्रॉली का कैरेक्टर और इस शख्स के हाथ में रूबिक का क्यूब और दूसरी तरफ अलेक्जेंडर के उस टेम्पल में रखे हुए मुर्दों को सजाने वाले कलरफुल चीजें जिसे लेकर वहाँ पर बॉबी खड़ी है। उसके बाद हम डोना को देख सकते हैं जिसके पास स्कैरेब रखा हुआ है और उसी के पीछे हम मून नाइट के लोगों की क्लॉक को भी देख सकते हैं और यहाँ पर है कपकेक जिनका अपीयरेंस स्टीव के वैन चलाते वक्त हमने देखा था, जिसे ले जाने की जिम्मेदारी एंटन मॉर्गेट के बॉडीगार्ड ने उठा रखी है। और उसके बाद वो शख्स वहाँ से सीधे उस पासपोर्ट वाली लेडी के पास जाता है जिसने कॉन्शू की बर्ड बनाई है और फिर उसके बाद हमें स्टीव की फिश नजर आती है जिसकी विंडो के रिफ्लेक्शन में वो खुद को देख रहा है और फिर उसके सामने बिली आता है जिसके देखरेख की जिम्मेदारी उसकी है और उसके जाने के बाद लायला भी वहाँ पर आती है, वो भी टर्किश डिलाइट्स खाते हुए और उसके हाथ में भी हम बैंडेज पर बना हुआ स्कैरेब देख सकते हैं जो वहाँ पर उसके बिंगो टिकट को देखकर यही बताती है कि वो जीत गया है। लेकिन वो वहाँ पर खुद को विनर अनाउंस करती है और स्टीव के ही प्राइज को शेयर करने की बात भी करती है, जिस मुसीबत से मार्क अप पूरी तरीके से निकलना चाहता है लेकिन उठते ही वो नीचे गिरता है, ठीक इसके पहले एपिसोड की स्टीव की उठने की सिचुएशन की तरह, जिसमें वो इस बार पलंग से नहीं बल्कि चेयर से बंधा हुआ है और फिर उसके हाथ से मून नाइट का फिगर गिरता है जिसे असल में एज ए रेफरेंस ऑस्कर आइजैक ने अपने हाथ से बनाया है, क्योंकि मून नाइट का ऐसा कोई भी फिगर नहीं है बल्कि इस फिगर को ही मैन के विलेन स्कल पर पेंट कर बनाया गया है। जिसके बाद वहाँ पर बिली आता है और उसे फिर से चेयर पर बिठा देता है, क्योंकि मार्क की यहाँ पर इस बार स्टीव से मिरर में कोई भी बात नहीं हो रही, जिन सभी से वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड है और उसकी इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यानी और भी ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए उसे डॉक्टर आर्थर के सामने प्रेजेंट किया जाता है जो उसकी टॉम बस्टर की फिल्म को अपने साथ ले गए थे, यानी कि कैसेट को। बाकी टॉम बस्टर टॉम राइडर का रेफरेंस है टाइटल का और इस फिल्म का कैरेक्टर इंडियाना जोन्स से इंस्पायर है, जिसकी एडवेंचर की फुटेज को हम इसके पहले ही एक टीवी में चलता हुआ देखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आर्थर अपने कम्युनिटी के लोगों को सारी चीजें एंजॉय करने देता है। और इस फिल्म में हमें पूरा का पूरा रेफरेंस स्टीव के नाम से लेकर कॉन्शू तक के कैरेक्टर का दिया जाता है, यानी कि जो कुछ भी मार्क अपने दिमाग में सोच रहा था वो इस फिल्म की ही देन है जिसे वो अपनी लाइफ में रियल समझ बैठा, जो कि सच ही है, बल्कि वो एक ऐसे इल्यूजन में फंसा है जिससे जैसे कि मैंने कहा उसे बाहर निकलना है, क्योंकि ये हकीकत नहीं है। उस पूरी के पूरी लोकेशन को ही देखकर हमें समझ आ जाता है जिसका पूरा कलर व्हाइट है और बार बार इजिप्ट के स्टैचू की सारे के सारे रेफरेंस हमें इसी बात का हिंट दे रहे हैं कि ये जगह डेफिनेटली फेक है, जिसमें बर्लिन की लोकेशन की पेंटिंग भी हमें नजर आ रही है और आर्थर की पहनी हुई वो पुरानी सैंडल भी। इसके अलावा उसकी स्टिक भी उसके पास है जो दिखने में थोड़ी अलग है और यहाँ पर स्टैचू हम सोबेत गॉड का भी देख सकते हैं। बाकी अहमद का रेफरेंस तो है ही, जिन सभी को देखकर मार्क का दिमाग खराब होता है, जिसके बाद वो जैसे तैसे वहाँ से उठता है और दरवाजा तोड़कर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रोकने के लिए बिली और बॉबी आ जाते हैं, जिन्हें मारकर वो फिलहाल तो उस ऑफिस से निकलकर भाग जाता है, जहाँ से भागते वक्त इंसेप्शन जैसी वाइब आती है, सीन को थोड़ा सा टर्न कर और फिर क्या मार्क को जो इंजेक्शन लगा हुआ होता है उसका असर खत्म हो जाता है और वो ठीक हो चुका है, जिसके बाद वो सिचुएशन से दौड़ लगाना शुरू करता है, जहाँ से वो सीधे एक कमरे में जाकर छुपता है जिस कमरे में एक मकबरा रखा हुआ है और उसमें से कोई और नहीं बल्कि स्टीव की पर्सनैलिटी बाहर निकलती है। यानी अब ये दोनों पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग अलग है, जिनके अब मतलब को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाए तो आर्थर ने ये इल्यूजन हो सकता है कि स्टीव को जज करने के लिए बनाया हो, ताकि वो दोनों की पर्सनैलिटी को अलग कर बहुत ही आसानी से उन दोनों को जज कर सके, यानी कि एक जजमेंट जिसमें वो उन दोनों को मौत की राह पर भेज सकता है, क्योंकि इसके पहले भी उसने ऐसा करने की कोशिश की थी जिसमें अनफॉर्चुनेट वो नाकाम ही रहा था। और बाकी ये पूरी की पूरी जो सिचुएशन चल रही है उसे मून नाइट की कॉमिक बुक से इंस्पायर करके लिया गया है, जो इशू 2016 और 17 के बीच निकाला गया था और कहानी फिलहाल तो वॉल्यूम 1 पर चल रही है, जिसे लिखने का काम टिम रे, स्मॉलवुड और बिल एयर ने किया था। और सच में ये काफी एपिक कॉमिक है, जिस कॉमिक में जो कुछ भी चल रहा है अगर उसे मैं आपको सिंपल कर समझाऊं तो कोई और नहीं बल्कि कॉन्शू ही है, जो उसके दिमाग पर हावी होकर मार्क की बॉडी पर ही कब्जा करना चाहता है। लेकिन मार्क यहाँ पर कॉन्शू को हराने में कामयाब होता है, अपनी तीनों पर्सनैलिटी का अच्छा खासा बैलेंस बनाकर, जिसके अब इस इल्यूशन में आर्थर और बाकी दूसरे कैरेक्टर्स की बात करें तो बिली और बॉबी का कैरेक्टर उस सिचुएशन में भी है। और बात रही आर्थर की तो मार्क के उस इल्यूशन में आर्थर नहीं बल्कि खुद अमित थी, जिनसे लड़ने के लिए मार्क वहाँ पर का एक और अपग्रेड किया हुआ सूट बनाता है। लेकिन अभी के लिए तो इस एपिसोड में वैसा कुछ एंड हुआ नहीं है, इसलिए इस कॉमिक की एंडिंग पर नहीं आएंगे, बल्कि आते हैं अब सीधे एपिसोड पर, जहाँ पर हमें उन दोनों के बचते बचाते हुए जब उस सिचुएशन से निकलते दिखाया जाता है तो दूसरे कमरे में हम एक और मकबरे को देखते हैं जिसमें से कोई निकलने की कोशिश कर रहा है। और डेफिनेटली ये पर्सनैलिटी जैक लॉकली की ही है, जिस कैरेक्टर को शायद एज ए विलेन अभी के लिए तो छुपा कर रखा गया है, जिसे वो दोनों भी इग्नोर कर आगे इसलिए बढ़े हैं क्योंकि उन दोनों को खुद नहीं पता कि मार्क के शरीर में एक तीसरी पर्सनैलिटी भी है। और फिर वहाँ से जैसे ही वो लोग बाहर निकलने के लिए मेन डोर पर पहुँचते हैं तो वहाँ से उनके सामने सरप्राइज एक हिप्पोपोटेमस यानी कि तैवरत का आता है, जो कि एक और इजिप्शियन गॉड है, और उसे देखकर इन दोनों की फटती है, जिनकी फटने के बाद ये एपिसोड भी यहाँ पर खत्म होता है, जो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। लेकिन आपकी उन
कंफ्यूजन को दूर करते हुए कुछ थियरीज की बात कर लेते हैं इसी तेवरेट गॉड से रिलेटेड, जो यहाँ पर ऐसे ही नहीं बल्कि स्टीव और मार्क को बचाने के लिए आई है, और हाँ जैक को भी, क्योंकि जिस डायमेंशन में ये लोग फंसे हुए हैं वो असल में एक ऐसा पॉकेट डायमेंशन है जहाँ पर आत्मा वेट कर रही है और तेवरेट का काम वहाँ पर उन्हें हील करने का ही है, जिससे मदद मांगकर वो लोग इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। और इसलिए मैंने ये कहा था इस सीन में जब मार्क को गोली लगी थी कि मार्क असल में रिजेक्ट हो रहा है और शायद ये काम कोई और नहीं बल्कि लायला ही कर रही है, यानी कि अलेक्जेंडर के इस ट्रैप में कहीं ना कहीं तेवरेट की भी मूर्ति रखी हुई होगी, जिसकी मदद से लायला मार्क को बचाने में कामयाब हुई है, जो फिलहाल तो अभी बचा नहीं है बल्कि अपने ही माइंड के ट्रैप में फंसा हुआ है, या फिर एक पॉकेट डायमेंशन में, जहाँ से अब वो कैसे निकलेगा और आगे की सिचुएशन क्या होगी उसकी कुछ थियरी मैंने आपके साथ में डिस्कस कर ली है। क्योंकि अमित तो आने ही वाली है जिस कैरेक्टर के रोल के लिए सीरीज में पहले से कास्टिंग की गई है, लेकिन इन सब के पहले हमें मार्क का शायद से बचपन भी दिखाया जाएगा और उसके पेरेंट्स भी, जिन सभी से डील मार्क करते हुए अब किसके बनाए इल्यूजन से बाहर निकलेगा उसका पता फिर से कहूंगा कि आगे के एपिसोड में ही चलेगा, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्शू पर ब्लेम डालना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि खुद ही बेचारा ऑलरेडी एक स्टैचू में कैद है और इतनी जल्दी कॉन्शू के कैरेक्टर को विलन दिखाना भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि अभी अभी मून नाइट के कैरेक्टर की एमसीयू में एंट्री हुई है जो अब पूरी भी नहीं है, क्योंकि ये सीरीज पूरी तरीके से एमसीयू के यूनिवर्स से अभी के लिए तो बाहर है, जो कि एक अगेन बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन अब इस ट्रैक पर एमसीयू वाले कितना ज्यादा चलेंगे उसका पता तो इसके पूरे सीजन को देखकर ही चलेगा, जिस बारे में आपकी राय मुझे कमेंट में चाहिए, क्योंकि मेरी तरफ से हो गया है ये वीडियो खत्म और ये पूरी के पूरी डिटेल भी। तो अब फिर क्या, मैं हूँ अजीज, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।